जरा कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह सोकर उठे और पता चले कि दुनिया 1 लाख साल पीछे चली गई है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़क गया है और चारों ओर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही हो। उस समय आप खुद को ठंड से बचाने के लिए क्या करेंगे? याद रखिए कि हम 1 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, जब धरती पर न तो इलेक्ट्रिसिटी थी और न ही हीटर हुआ करते थे। आपके पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं बचा होगा, तो किसी जगह छुप कर भी खुद को ज़्यादा समय तक जिंदा रखना आसान नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कई बार इस तरह के कठोर वातावरण का सामना किया है, लेकिन आज के समय में इंसान अपनी बेसिक सर्वाइवल स्किल्स भी भूल चुका है। थोड़ी बहुत ठंड भी हमसे सहन नहीं होती। घर से लेकर गाड़ी और ऑफिस तक सब जगह गर्मियों में एसी चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण हमारी सर्वाइवल स्किल्स खत्म होती जा रही हैं। हालांकि पहले के समय में कई प्रजातियों ने आइसिस जैसी परिस्थितियों का सामना किया है। फिलहाल हम यहाँ मॉडर्न ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, बल्कि नियंडरथाल्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें इंसानों का करीबी रिश्तेदार कहना गलत नहीं होगा। नियंडरथाल्स ने एशिया और यूरोप की कड़ाके की ठंड का कई बार सामना किया है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि खुद को कठोर मौसम में जिंदा रखने के लिए नियंडरथाल्स भी हाइबरनेशन किया करते थे। स्पेन की सीमा डे लॉस ह्यूसिस नाम की एक गुफा में मिले नियंडरथाल के कंकालों पर जब रिसर्च की गई, तब ये थ्योरी सामने आई कि नियंडरथाल्स भी हाइबरनेशन की प्रक्रिया अपनाते थे। उन प्राचीन हड्डियों पर कुछ ऐसे क्रैक्स और निशान पाए गए हैं जो आज के समय में हाइबरनेशन करने वाले जानवरों की हड्डियों से मेल खाते हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद से नियंडरथाल्स भी सर्दियों में और अंधेरी लंबी रातों में खुद को इसी तरह से जिंदा रखते थे। आगे बढ़ने से पहले हाइबरनेशन को समझना जरूरी है। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने स्कूल में इस बारे में पढ़ा ही होगा। इस प्रक्रिया में जीव जंतु अपनी बॉडी की ज़्यादातर फंक्शंस को शट डाउन कर लेते हैं, यानी कि खुद को स्लीप मोड में डाल लेते हैं। इससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उनकी हार्ट बीट और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाती है और उन्हें जिंदा रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बॉडी में स्टोर फैट और एनर्जी से ही वो कई महीनों तक जीवित रह लेते हैं। जानवरों की प्रजाति और मौसम के आधार पर हाइबरनेशन का समय डिपेंड करता है। कुछ हफ्तों से लेकर 7 से 8 महीने तक जानवर हाइबरनेट कर सकते हैं। हालांकि इस बीच कभी कभी जानवर स्लीप मोड से बाहर आते हैं और शरीर का तापमान नॉर्मल करते हैं। हमिंग बर्ड और बैट्स जैसे कुछ जीव तो रोजाना कुछ समय के लिए इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। हाइबरनेशन के साथ साथ आप एस्टिवेशन को भी समझें। ये गर्मियों में खुद को जिंदा रखने की प्रक्रिया होती है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान शुष्क होता है, सूखा या अकाल पड़ता है, उस सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ जानवर एस्टिवेशन करते हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में पहला ख्याल गिलहरी का आता है, जो 8 महीनों तक स्लीप मोड में चली जाती है। इस दौरान इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है। बिना हिले डुले ये कई महीने एकांत जगह पर बिता देती हैं। एक अन्य एग्जाम्पल हमें भालू का देखने को मिलता है। हाइबरनेशन करने वाला ये सबसे बड़ा प्राणी है जो 5 से 6 महीनों तक अपनी गुफा में रह सकते हैं। हालांकि भालुओं के शरीर का तापमान हाइबरनेशन पीरियड में भी अन्य प्राणियों के मुकाबले अधिक रहता है। ऐसा इनके बड़े साइज के कारण होता है। प्राइमेट्स के लिए हाइबरनेशन करना नामुमकिन सा माना जाता है। प्राइमेट्स का दिमाग बड़ा होता है, जिन्हें हर टाइम ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इंसानों और प्राइमेट्स में मेटाबॉलिज्म रेट भी हाई रहता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सच में नियंडरथाल्स ने आइस एज में सर्वाइव करने के लिए हाइबरनेशन की प्रक्रिया को अपनाया होगा? इसके लिए उनकी हड्डियों पर बने पैटर्न्स को समझना होगा। हड्डियों की सीटी स्कैन, फोटोग्राफी और माइक्रोस्कोपिक रिसर्च से कुछ बातें सामने आई। हड्डियों में टिश्यूज डैमेज देखने को मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि एडल्ट एज में हड्डियों का विकास रुक रुक कर हुआ होगा। हड्डियों में रुक रुक कर जो ग्रोथ ऑब्जर्व की गई, उसी आधार पर वैज्ञानिकों ने नियंडरथाल्स के हाइबरनेशन की थ्योरी दी। उस समय सर्दियों के दौरान यूरेशिया का तापमान आज के मुकाबले 5 से 10 डिग्री तक कम रहा होगा। गर्मियों में औसतन तापमान 12 से 15 डिग्री और सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता होगा। ऐसे में गर्मियों में तो सर्वाइव करना आसान था, लेकिन सर्दियों से निपटना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं रहा होगा। बर्फीले मौसम में जंगलों के बीच तूफानी और ठंडी हवाओं से बचने के लिए नियंडरथाल्स बेशक गुफाओं में छिप जाते होंगे। दिन तो फिर भी कट जाए, लेकिन रात के घोर अंधेरे में सन्नाटे के बीच जीवन काटना कितना मुश्किल भरा रहा होगा। नियंडरथाल्स का पूरा परिवार एक ग्रुप बनाकर बैठा हुआ होगा और शायद उसी गुफा में एक भालू भी गहरी नींद में सोया होगा। नियंडरथाल को लगा होगा कि भालू मरा हुआ है, लेकिन वो हाइबरनेशन पीरियड में था।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भालुओं को देखकर निएंदरटाल ने भी सोकर समय व्यतीत करने की युक्ति सोची होगी। उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी कम कर दी होगी। निएंदरटाल्स काफ़ी समझदार हुआ करते थे। उनका ब्रेन मॉडर्न ह्यूमन जितना बड़ा हुआ करता था, लेकिन उनके द्वारा हाइबरनेटिंग की प्रक्रिया अपनाने की बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, निएंदरटाल्स की जो प्राचीन हड्डियां मिली हैं उसके आधार पर हाइबरनेशन की थ्योरी बहुत बड़बोली सी नजर आती है और कई वैज्ञानिक इसके विरोध में अपने तर्क देते हैं। उनका कहना है कि हड्डियों पर क्रैक के पैटर्न कुपोषण, खाने की कमी या फिर बीमारी के कारण भी हो सकते हैं। जब खाना ही नहीं मिला होगा तो शरीर में एनर्जी की कमी तो जरूर हुई होगी, जिससे हड्डियों को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाए होंगे। निएंदरटाल्स के दिमाग को भी काम करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए होगी। हाइबरनेशन से मेटाबॉलिज्म रेट तो धीमा हो सकता है, लेकिन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेड होने का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इन्हें निरंतर कैलोरी और गर्मी की ज़रूरत होती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए निएंडरटाल्स ने गुफाओं में आश्रय लिया होगा और कुछ की मौत खाने की कमी के कारण भी हो गई होगी, लेकिन पूरी स्पीशीज में एक जैसा व्यवहार होने के ठोस सबूत दिखाई नहीं देते। ऐसे में अंत में एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर निएंडरटाल्स ने आइस एज का सामना कैसे किया होगा। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, निएंडरटाल्स समझदार प्राणी थे, तो उन्होंने कपड़े पहनने की शुरुआत की होगी। ये कपड़े आज के समय की तरह नहीं होंगे, बल्कि जानवरों की खाल को अपने शरीर पर लपेटना उन्होंने शुरू किया होगा। निएंडरटाल्स पत्थर और नुकीले हथियारों का इस्तेमाल करना जानते थे, जिससे उन्होंने अपने लायक काम चलाऊ पोशाक बना ली होंगी। भालू या बाइसन जैसे जानवरों की खाल से उन्हें काफ़ी मदद मिली होगी। कुछ खाल को शायद बिस्तर की तरह उन्होंने इस्तेमाल भी किया होगा। आइस एज में खुद को जिंदा रखने के लिए निएंडरटाल्स ने आग जलाई होगी। फ्रांस में बनी कुछ पुरानी चित्रकारियों से पता चलता है कि शायद से निएंडरटाल आग जलाने की टेक्निक जानते थे। पत्थरों की मदद से वो आग जलाते होंगे। हालांकि कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि पहले से लगी हुई आग का इस्तेमाल उन्होंने किया होगा और उस आग को बचा कर रखा। इसके अलावा गुफाओं में नेचुरल रूप से इंसुलेशन रहता है, जिससे उन्हें ठंड से बचने में मदद मिली होगी। निएंडरटाल्स की स्किन आज के ह्यूमंस के मुकाबले काफ़ी कठोर और सख्त हुआ करती थी। आइस एज के दौर में सबसे बड़ी दिक्कत भोजन की रही होगी। फ्रांस की प्राचीन गुफाओं में बनी नक्काशियों से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि प्राचीन समय में निएंडरटाल्स बारहसिंगा और हिरन जैसे जानवरों को मारकर स्टोर कर लिया करते थे। सर्दियों के कारण बॉडी जल्दी से खराब नहीं होती थी। निएंडरटाल्स कम्युनिटी ग्रुप बनाकर रहा करते थे। वैज्ञानिकों ने उन्हें भी सोशल एनिमल का दर्जा दिया है। एक दूसरे से जुड़े रहना उन्हें पसंद था। सभी ने साथ मिलकर औजार बनाने सीखे। उन औजारों से चमड़े के कपड़े बनाए और साथ मिलकर ही जानवरों का शिकार किया। दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि निएंडरटाल्स कोई मूर्ख प्राणी नहीं रहे होंगे, जिन्होंने सिर्फ एक ही स्थान पर जंगलों में या गुफा में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया होगा, बल्कि उन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर किया और अपनी ज़रूरत के अनुसार आविष्कार करने भी सीखे। भले ही उन्होंने हाइबरनेट न किया हो, लेकिन ठंड से बचने के लिए कई अलग तरह की तकनीकों का इस्तेमाल उन्होंने किया होगा। शायद से निएंडरटाल के डीएनए की वो सीख इंसानों में भी आ गई होगी। इंसानों ने भी इतिहास में कई मौके पर सर्दी, तूफान जैसे कठोर वातावरण का सामना किया है। हमें उन सभी लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति का सामना कर हमारी प्रजाति को जिंदा रखा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो इसके लिए पार्ट 2 नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।